नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। राज्यसभा के चुनाव को लेकर सियासत गरमाई हुई। वैसे तो 57 सीटों पर चुनाव होने और तकरीबन सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, लेकिन जो इसमें बड़ा कौतूहल है और आप एक तरह से कहिए कि असल में खलबली मची हुई है, वो खलबली एक तो कांग्रेस के उम्मीदवारों को लेकर है और दूसरा भाजपा ने दो ऐसे उम्मीदवार उतारे हैं जिसने दो राज्यों की राजनीति को गरमा दिया है। एक तेलंगाना और दूसरा महाराष्ट्र। अब तेलंगाना को लेकर आप चौंके होंगे कि साहब तेलंगाना में तो कुछ सीट ही नहीं है भाजपा के पास, तो वहां वो कैसे उम्मीदवार उतारेंगे और क्या है। असल में यही तो रहस्य है और इसी रहस्य ने तेलंगाना की राजनीति को गरमा दिया। तो हम लोग उस पर बात करेंगे और महाराष्ट्र में किस तरह के समीकरण, शिवसेना ही नहीं हड़बड़ाई है, असल में वहां कांग्रेस भी हड़बड़ाई है। तो हम लोग बात कांग्रेस से ही शुरू करते हैं। कांग्रेस ने अपने 10 उम्मीदवारों की सूची जारी की है और उसमें फिर देखिए तमाम तरह के आरोप जो है वो लग रहे हैं और ये खूब खबर भी चल रही है कि उसमें अधिकतर उम्मीदवार जो है वो प्रियंका वाड्रा की पसंद है और फिर उसमें और तमाम तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन और दो उसमें बड़ा महत्वपूर्ण है और इससे समझ में आता है कि आज कांग्रेस खड़ी कहां है। एक रणदीप सुरजेवाला हरियाणा से हैं और उनको भेजा जा रहा है राजस्थान से। कहा जा रहा है और कहा क्या जा रहा है, ये वास्तविकता है, इसीलिए उनको हरियाणा से कांग्रेस ने उम्मीदवार नहीं बनाया। वहां कांग्रेस को डर है कि अगर हरियाणा से रणदीप सुरजेवाला को उम्मीदवार बनाया गया तो क्रॉस वोटिंग हो जाएगी। अब आप सोचिए कि रणदीप सुरजेवाला अपना चुनाव जीतने का जो है आप समझिए कि कुवत नहीं है, लेकिन फिर भी राज्यसभा जा रहे हैं राजस्थान से। हरियाणा में क्रॉस वोटिंग हो जाती है अगर आते तो। और दूसरा नाम है इमरान प्रतापगढ़ी का। बाकी तो और नाम है, जैसे आप देखिए कि 3% वोट भी नहीं मिला है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को, लेकिन उत्तर प्रदेश से 3 दावेदार हैं और 3 दावेदार का 3 लोगों को राज्यसभा भेजा जा रहा है। अब उन लोगों की कितनी भूमिका रही और क्या योगदान रहा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को खड़ा करने में, ये आप लोग परिचित हैं, राजीव शुक्ला हो या प्रमोद तिवारी हो और फिर इमरान प्रतापगढ़ी ही हैं। तो हम लोग आएंगे इमरान प्रतापगढ़ी पर। तो इस तरह की स्थितियां हैं और प्रियंका वाड्रा तो चुनाव यहाँ हुआ ही और उस चुनाव में बहुत तरह की चीजें बताई गई, लेकिन उसके बाद भी क्या स्थिति रही कांग्रेस की वो आप देख ही रहे हैं। फिलहाल हम लोग बात इमरान प्रतापगढ़ी से या यूं कहिए कि महाराष्ट्र से ही शुरू करते हैं। भाजपा ने तकरीबन अपने उम्मीदवार की घोषणा कर ही दी है और बड़ा दिलचस्प मुकाबला महाराष्ट्र में है और फिर हम लोग आएंगे तेलंगाना पर। देखिए महाराष्ट्र में क्या हुआ है कि महाराष्ट्र में भाजपा के कोटे में 2 और बाकी जो वहां एक शिवसेना भेज दे, एक एनसीपी भेज दे, एक जो है ये भेज दे कांग्रेस। तो कांग्रेस अपने कोटे से प्रतापगढ़ी साहब को उतारा और यहां खूब चर्चा है कि प्रतापगढ़ी है कौन, वहां पूछा जा रहा और वहां कांग्रेस के भीतर इस तरह घमासान है कि पवन खेड़ा लिख देते हैं कि हमारी तपस्या में कमी रह गई थी। नगमा कह देती कि साहब 2004 ही में हमसे सोनिया गांधी ने कहा था। खैर, तो इससे ये मैं बताना चाह रहा हूं कि कितना घमासान है कांग्रेस के भीतर महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाहर पूरी कांग्रेस में इमरान प्रतापगढ़ी को उम्मीदवार बनाए जाने से। अब आइए शिवसेना में। शिवसेना ने अपने 2 लोगों को उतारा है कि हम दो उतार रहे हैं और 2 को निकाल ले जाएंगे। एक तो चला ही जाएगा 40-42 जो है और एक बचेगा, हमको संभवतः 56 है उनके पास, तो बाकी उनको लग रहा है कि एक जो है वो निकाल लेंगे। जो शिवसेना के भीतर जिस तरह की रसाकसी है उसी रसाकसी और कांग्रेस के भीतर की हमने आपको बताई थी। इमरान प्रतापगढ़ी को लेकर जो चल रहा है और इमरान प्रतापगढ़ का एक 50 परिवार है, वो जिस मुस्लिम में जिस समुदाय से आते हैं उसी के वो नेता हैं और बस उसी की वजह से जो है कहा जा रहा है कि उनको बनाया गया। बहरहाल जो भी हो वो पार्टी का अपना निर्णय है, लेकिन यहां भाजपा किस तरह अपने लिए संभावना तलाश रही है। तो शिवसेना
के भीतर अपनी जो रसाकसी है, कांग्रेस के भीतर अपनी जो रसाकसी है महाराष्ट्र में। भाजपा 2 भेज सकती है और 2 के बाद उसके पास संभवतः 25 या हमको लग रहा या 28 ऐसे ही वोट उसके पास बचेंगे। उसको मैनेज करना होगा 15 के आसपास, 15-20 के आसपास। तो ये माना जा रहा है कि जो नाराजगी शिवसेना में है और जो नाराजगी कांग्रेस के भीतर है, तो उसमें ये संभावना है कि क्रॉस वोटिंग हो जाएगी और इसीलिए भाजपा ने तीसरा कैंडिडेट उतारकर वहां का चुनावी माहौल बड़ा दिलचस्प बना दिया है। और तीसरा कैंडिडेट उतरने की वजह से ही शिवसेना भी हड़बड़ाई हुई है और मेरा अपना निजी तौर पर मानना है कि कांग्रेस में भी हड़बड़ाहट होगी, क्योंकि अब वो जो उम्मीदवार है उस उम्मीदवार को लेकर किस तरह की चीजें वहां पर है ये देखना होगा। और हालांकि जो खबरें हैं वो तो ये बता रही हैं कि कांग्रेस के भीतर बड़ा घमासान है। अब हम आते हैं तेलंगाना में। देखिए ये बात ठीक है कि तेलंगाना में भाजपा उस स्थिति में नहीं है, लेकिन वो तेलंगाना के एक नेता के लक्ष्मण को उत्तर प्रदेश से भेज रही है राज्यसभा। अब इसका मायनेस बहुत सियासी मायने है इसका। जाति जनगणना की जो लोग बात करते हैं उन लोगों का एक लंबे समय तक शासन रहा है। और आपको एक चीज बताऊं, उदयपुर चिंतन शिविर में जाति जनगणना पर सहमति दिखाई गई थी, लेकिन उस सहमति के बाद भी अगर आप जो 10 लोग बने हैं उसमें 5 पंडित जी लोग हैं। कांग्रेस जो जाति जनगणना की बात कर रही है, जो जाति जनगणना का समर्थन कर रही है, उसमें आप देखिए तो वहां किस तरीके से हिस्सेदारी दी जा रही है। फिर हम लोग तेलंगाना की बात कर रहे हैं और ये तमाम सेकुलर पार्टियां हैं। यहां देखिए, यहां 50% आबादी ओबीसी की है और अगर हिस्सेदारी के लिहाज से देखिएगा तो संयुक्त आंध्रा में जो शासन रहा है वो कम्मा रेड्डी बेल्ला के बीच में ही रहा है। इन बिरादरियों के पास सत्ता की बागडोर नहीं रही, ये वोटर जरूर रहे हैं। भाजपा उसी को रीडिफाइन कर रही है, वो सत्ता को इन तक पहुंचा रही है और असल में इसी ने जो है केसीआर की समस्या बढ़ा दी है। 50% ओबीसी हैं, वहां स्टेट लेवल पर भी ओबीसी को रिप्रेजेंटेशन दे रही है भाजपा। और फिर आप देखिए कि के लक्ष्मण वहां भाजपा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं तेलंगाना में, ये ओबीसी मोर्चा के भी अध्यक्ष रहे, अब ये राज्यसभा जा रहे हैं। तो भाजपा जिस तरह से तेलंगाना में सोशल इंजीनियरिंग कर रही है और वो वहां सोशल इंजीनियरिंग जो हो रहा है उसको वो वहां के लोगों को बता भी रही है। और अब के लक्ष्मण को राज्यसभा भेजकर उसने एक तीर से 2 निशाना किया है। पहला कि ये जो नारा मान्यवर काशीराम ने दिया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, हम उसमें पूरा भरोसा रखते हैं, भले से ये लोग हमारे ऊपर तमाम तरह के आरोप लगाते रहे, मतलब विपक्ष एक तो वो। और इससे उन्होंने न सिर्फ तेलंगाना बल्कि उत्तर प्रदेश और बिहार तक संदेश भेज दिया कि यह है हमारी राजनीति, हम इस तरह से राजनीति करते हैं। और दूसरा, तेलंगाना के भीतर यह संदेश चला गया कि साहब देखिए भाजपा इस तरीके से काम करती है। अब ये 2 चीजें जो हैं, ये दोनों बातें उत्तर प्रदेश, बिहार और तमाम जो राज्य हैं, और आप चले आइए ना, संयुक्त आंध्रा चले आइए, यहां भी स्थिति है। आप तमिलनाडु में चले जाइए, आप केरल चले जाइए, तो यहां एक संदेश गया। और महाराष्ट्र में जो हो रहा है वो आप देख ही रहे हैं। तो ये जो 2 मैं ये कहूंगा कि उम्मीदवार रहे, इसने शिवसेना, केसीआर और कांग्रेस, मैं कांग्रेस को भी उसमें जोड़ूंगा, कि इनकी समस्या जो है बढ़ा दी है। बाकी नतीजे क्या होंगे, खासकर महाराष्ट्र के, उत्तर प्रदेश में तो तय है, बाकी अब वो तेलंगाना का तो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में दिखाई देगा कि क्या स्थिति रही और क्या जो भाजपा की रणनीति रही वो किस हद तक आगे जा रही है। हालांकि भाजपा आज का नहीं, वो तो 50 साल तक का सोच के रोड मैप बना रही है। कम से कम नरेंद्र मोदी जिस तरीके से काम कर रहे हैं उसे तो यही समझ में आता है। तो इसलिए तेलंगाना में क्या हो रहा है वो धीरे धीरे समझ में आएगा ही। और यहाँ अगर भाजपा अपना तीसरा उम्मीदवार जिता ले जाती है तो आप ये समझिए कि महाराष्ट्र में भी जो संभावनाएं हैं वो महाविकास अघाड़ी के लिए बहुत अनुकूल नहीं है। यही कारण है कि दोनों ही जगह खलबली मची हुई है।
अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।